तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सब कुछ जो आपको पीरियड के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड हर महीने आते क्यों हैं। तो ये जैसे आप इस यूट्रस के मॉडल में देख रहे हैं कि ये जो अंदर की एक लाइनिंग है इसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं और ये एंडोमेट्रियम हर महीने तैयार होती है एक प्रेगनेंसी को, एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड नहीं आता, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यही जो एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे अंदर की जो ये एक लाइनिंग है यूट्रस की, ये शेड हो जाती है और ये जो शेड होती है तो इसके शेड होने के साथ में जो ब्लड निकलता है उसको ही पीरियड या मेंस्ट्रुएशन या माहवारी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल पीरियड के क्या क्या साइंस होते हैं या किस किस चीजों को हम नॉर्मल पीरियड के अंदर ही रख सकते हैं। सबसे पहले पीरियड को कितने दिन होना चाहिए। यूजुअली ज्यादातर लोगों में 3 से 5 दिन तक पीरियड रहते हैं, लेकिन अगर किसी का 2 दिन से भी आ रहा है या 7 दिन तक भी है उसको भी हम नॉर्मल में ही बोलते हैं। सभी लोगों का पीरियड एक फिक्स तरीके से नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों की हाइट, वेट, सब चीजें अलग होती हैं, ऐसे ही हमारे पीरियड भी एकदम एक जैसे नहीं होते। किसी के 2 दिन आते हैं, किसी के 5 दिन, 7 दिन। तो ये सब 2 दिन से लेके और 7 दिन तक को हम नॉर्मल रेंज में ही मानते हैं। इसके बाद आपको पीरियड आना कब चाहिए, यानी कि आपको जो पहला दिन पीरियड का आया उसके बाद में अगला पीरियड किस दिन पे आना चाहिए। ये क्वेरी बहुत कॉमनली आती है। सब लोग सोचते हैं कि महीने में एक पीरियड आएगा। यूजुअली 26 दिन से लेके और 30 दिन तक में ज्यादातर लोगों का पीरियड रिपीट होता है, लेकिन अगर किसी का 21 दिन से भी आ रहा है या 35 दिन तक भी है तो इसको भी हम नॉर्मल रेंज में ही बोलते हैं। यानी कि अगर किसी लड़की का 1 तारीख को पीरियड आया और 21 तारीख को पीरियड आया तो भी वो नॉर्मल बोला जाएगा, और अगर 35वें दिन तक भी आता है तो भी वो नॉर्मल बोला जाएगा। तो अब अगला ये कि पीरियड में ब्लड लॉस होना कितना चाहिए। तो नॉर्मली 35 से 50 ml तक का ब्लड लॉस होता है, लेकिन अगर किसी को 5 ml के करीब ब्लड लॉस हो रहा है या अगर किसी का 80 ml तक भी ब्लड लॉस हो रहा है तो वो भी नॉर्मल रेंज में ही माना जाता है। इससे भी अगर कम है तो ये कम होगा, और अगर 80 ml से भी ज्यादा है तो वो ज्यादा माना जाएगा। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि हम कैलकुलेट कैसे करें, कि ml को कैसे कैलकुलेट करें। तो ये एक रफ एस्टिमेट होता है। 2 से 3 पैड शुरू के फर्स्ट और 2 डेज में, उसके बाद में धीरे धीरे वो 5-6 डे तक आते आते कम हो जाता है। तो ये एक रफ एस्टिमेट होता है, इसकी कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं होती है। जो एक और सवाल जो बहुत कॉमनली लड़कियां पूछती हैं कि कलर कैसा होना चाहिए। कलर जो है वो बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं। ब्लड का कलर तो सबका ऑलमोस्ट रेड ही रहता है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और वो साथ के साथ निकल जाता है तो रेड कलर का रहता है। अदरवाइज वो कभी कभी थोड़ा सा ब्लैकिश भी अगर है तो भी नॉर्मल ही माना जाता है। 1-2 अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है। अगर बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं तो फिर वो इसका मतलब ये होता है कि ये ज्यादा ब्लीडिंग है। कलर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। कई दफे पेशेंट आके कहते हैं हमें ऐसा आ रहा है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कैसा भी आ रहा है, अमाउंट मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता। इसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट से ज्यादा पेरेंट्स लेके आते हैं कि पेट में दर्द बहुत होता है, क्या करें। और ये एक हमारे यहाँ है कि पेट में दर्द होता है तो लड़कियों को दवाई भी नहीं देते हैं कि सहन करना सही है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत पेट में दर्द कॉमनली हो जाता है, और अगर पेट में दर्द है, थोड़ा बहुत दर्द है, तो उसके लिए अगर आपको दवाई लेनी पड़ती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है जो 1 गोली से 2 गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वो थोड़ा ज्यादा है या एबनॉर्मल है। इसके अलावा कुछ लड़कियों में पीरियड के साथ साथ ब्लोटिंग की फीलिंग होना या कॉन्स्टिपेशन का हो जाना या कभी कभी लूज मोशन होना, थोड़ी सी थकान का एहसास होना या थोड़ा सा सुस्ती रहना, ये सब भी कॉमन है और नॉर्मल रेंज में ही माने जाते हैं। कुछ लड़कियों में पीरियड्स के दौरान में ब्रेस्ट पेन भी होता है। वो ज्यादातर पीरियड के शुरू होने से कुछ दिन पहले तक चलता है, जो कि जैसे ही पीरियड आते हैं 1 आध दिन में ठीक हो जाता है और इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। पीरियड या माहवारी एक फीमेल की बॉडी में एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस होता है, या कहें एक तरीके से ये आपकी हेल्थ का एक इंडिकेटर है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो, कोई बुखार हो या किसी भी और तरीके की कोई सर्जरी हो रही है या किसी और तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस होती है या कोई फिजिकल स्ट्रेस होती है, उसके साथ में आपका पीरियड भी बदल सकता है। लेकिन आपको ट्रीट उस जो मेन प्रॉब्लम है उसको करना होता है। जैसे ही आपकी वो प्रॉब्लम ठीक होगी, पीरियड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसी वजह से ओकेजनल चेंजेस, जैसे कि कभी डिले हो गया पीरियड, या कभी आपका जल्दी आ गया, या कभी आपके थोड़ा सा ज्यादा आ गया या कभी कम आ गया,
कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि कभी एग्जाम्स रहते हैं लड़कियों के, या शादी में जाना होता है, कहीं ट्रैवल करना होता है, तो पीरियड थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं। ये सब मामूली से जो चेंजेस होते हैं ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और एक दो बार जो चेंज ओकेजनल होते हैं उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो चेंजेस परसिस्टेंट हो या लगातार बार बार होते हो, तभी वो हम उसको एबनॉर्मल बोल सकते हैं। माहवारी जो होती है वो कितनी आएगी, हर एक में सब में अलग अलग क्यों होती है, वो बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी डाइट क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका वेट क्या है, आपके जेनेटिक्स क्या है, आपकी मम्मी का जैसा रहता है आमतौर पे लड़कियों का वैसा ही रहता है, कितने दिन में शुरू होगा, कौन से साल में शुरू होगा और कौन से साल में खत्म होगा, ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओवर द टाइम आपके जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं, पीरियड भी उसी हिसाब से बदल जाता है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होता है उस टाइम पे काफी इरेगुलर होता है, फिर जैसे जैसे लाइफ सेटल होती है पीरियड्स भी सेटल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लाइफ में कुछ ऐसे टाइम होते हैं जबकि कि पीरियड काफी ज्यादा इरेगुलर होते हैं, जैसे कि जबकि पीरियड शुरू होते हैं जिसको कि हम प्यूबर्टी कहते हैं, या मीनोपॉज के पास, या प्री मीनोपॉज और मीनोपॉज के टाइम पे, प्रेगनेंसी के दौरान में, या लैक्टेशन के दौरान में, या फिर जब अबॉर्शन या कोई मिसकैरेज वगैरह होता है। इन सभी टाइम्स पे पीरियड काफी टाइम तक इरेगुलर रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि इन दौरान में होने वाली ये इरेगुलरिटीज किसी भी तरीके की हो सकती हैं। किसी को ज्यादा आते हैं जैसे कि मीनोपॉज के टाइम पे, या 50s की एज में जो पीरियड की इरेगुलरिटीज होती हैं। किसी को बहुत ज्यादा पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, किसी को लेट आने शुरू हो जाते हैं, किसी को जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, किसी को थोड़े क्लॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सभी चीजें नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं, लेकिन मीनोपॉज के आसपास के टाइम पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं कोई और पैथोलॉजी तो अंदर डेवलप नहीं हो रही है। अब आप ये जानना चाहेंगे अगर कि किस किस बीमारी में पीरियड में चेंज आ सकता है, तो सभी तरीके की बीमारियों में, जैसे कि थायराइड में, एनीमिया में, फाइब्रॉइड्स में, एंडोमेट्रियोसिस में, पॉलिप्स में, पीआईडी में, प्रेगनेंसी में, अबॉर्शन में, सभी में पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो कौन कौन से वो साइंस हैं आपके पीरियड में, कौन कौन सी वो इरेगुलरिटीज हैं जिसके के लिए हमें डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि एक रिदम है आपकी जो ओवर द टाइम धीरे धीरे कम भी हो जाती है। जैसे कि अगर आपको शुरू शुरू में 5-7 दिन पीरियड आता था और अब ओवर द टाइम, ओवर द ईयर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, तो ये तो एक रिदमिक तरीके से आपका कम हो रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपका हमेशा से 7-8 दिन चल रहा है और अब सडनली आपका 2 दिन हो गया है, तो ये जो आपका सडन चेंजेस हुआ है और वो 2 दिन होके धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रिदम में सडन चेंज जो अगर है, काफी मात्रा में या ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो गया है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको इतना एक्सेस पेन है कि आप दवाई लेके भी आराम नहीं मिल रहा है, या आपको हमेशा से जितना पेन होता था उससे बहुत ज्यादा आपका पेन अगर बढ़ गया है, या पहले आपको पेन नहीं होता था और अब पेन होना शुरू हो गया है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार आपकी छोटे मोटे टेस्ट जो भी डॉक्टर लिखेंगे वो आपको जरूर करवाने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो एक कॉमन मिस्टेक पेशेंट्स करते हैं, जब आप हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास आके अपना पीरियड एक्सप्लेन करते हैं, कैलकुलेशन करने में वो अक्सर करके मिस्टेक करते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है उसको हम बोलते हैं LMP। LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आपको आया, पिछला पीरियड जो आपको आया उसके पहले दिन को कहते हैं। तो सपोज अगर आपको 12 दिन तक पीरियड आए, 1 तारीख से पीरियड शुरू हुए और 12 दिन तक आपको पीरियड रहे, तो ये आपका पीरियड की लेंथ बढ़ गई है। और अगर अगला पीरियड आपको 21 दिन में आता है, तो कई दफे डॉक्टर के पास आके पेशेंट ये कहते हैं कि हमें तो हर 10 दिन में पीरियड आ जाता है, जबकि कि उनको 10 दिन में पीरियड नहीं आया है, पीरियड तो उनको 21 दिन से ही आया है, लेकिन पीरियड लंबा आया है। तो ये जो चीजें होती हैं, इनसे हमें डायग्नोसिस करने में सही मदद मिलती है कि आप एग्जैक्टली सही बताएं। और इसको कैसे आप सही बता सकते हैं, नोट कर लें आप अपना डायरी में कि कब आपका पीरियड आया था और कितने दिन चला और कितना रहा, या कितने पैड्स आपने यूज किए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कॉमन बिलीफ्स जो सोसाइटी में चलते हैं कि वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन बिलीफ कि पीरियड के दौरान में खाने पीने की चीजें नहीं छूनी चाहिए, अचार वगैरह को आपने हाथ लगा लिया तो वो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या अचार नहीं डालना चाहिए। कई घरों में तो खाने की चीजों को हाथ भी लगाना अलाउड नहीं होता है पीरियड के दौरान में, तो ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड में जो ब्लड निकलता है वो नॉर्मल ब्लड जैसा ही ब्लड होता है, उसमें कोई ऐसा गंदगी या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी की वजह से आपकी अचार या कोई भी खाने की चीज खराब हो सके। तो ये एक गलत बिलीफ है। दर्द की गोली पीरियड के दौरान में खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए,
मेरे हिसाब से अगर आपका दर्द ऐसा है कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं या आपकी कॉमन चीजें यूज करने से, आप जैसे कि गर्म पानी का सेक वगैरह करने से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो दवाई लेने में कोई नुकसान नहीं है। एक और कॉमन बिलीफ ये है कि पीरियड के दौरान में आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करनी चाहिए या रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पीरियड के दौरान में आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे बहुत हैवी वेट वगैरह उठाना या जिम वगैरह करना, लेकिन आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, वॉक वगैरह कर सकते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, एक्टिविटी करने से आपको पेन तकलीफें कम होती हैं। पीरियड्स के दौरान में चाय कॉफी से क्या कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन चाय या कॉफी बहुत ज्यादा लेना आपको अननेसेसरी स्टिमुलेट करता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर रहता है। पीरियड में आपको खाना कैसा खाना चाहिए? कोई स्पेशल खाना नहीं, कोई स्पेशल खाना नहीं है। नॉर्मल खाना जो आप अदरवाइज डेज में खाते हैं वही आपका पीरियड का भी खाना होना चाहिए। पानी हमें कितना पीना चाहिए? पानी हमेशा ही, पीरियड के दौरान में भी, उसके अलावा भी जितना ज्यादा पानी पिए उतना ही अच्छा होता है। आपकी बॉडी जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, आपको पीरियड्स के दौरान में उतनी ही प्रॉब्लम कम होगी। क्या पीरियड के दौरान में सेक्सुअल एक्टिविटी करना मना है? नहीं, मना नहीं है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। क्या पीरियड के दौरान में कांटेक्ट करने से प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं, पीरियड के दौरान में कांटेक्ट करने से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त तो एंडोमेट्रियम शेड हो रही होगी, तो आपको नई प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी ये जरूर हो सकता है कि आपको पिछले महीना प्रेगनेंसी हो गई हो और आपको इस महीना भी पीरियड आ जाए सही टाइम पे। ये कभी कभी रेयर केसेस में होता है कि अंदर प्रेगनेंसी भी होती है और पीरियड भी आ जाता है। वो होता ये है कि जो प्रेगनेंसी यहाँ ऊपर होती है और नीचे की तरफ से थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि सही टाइम पे उसको लगता है कि पीरियड आ गया है, लेकिन एक्चुअली अंदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही होती है। तो अगर आपको डाउट है तो उसका टेस्ट कर लेना बेटर है। ऐसा लेकिन काफी रेयर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ पीरियड के प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो पीरियड में यूज करने के लिए यूजुअली 3 तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं। नैपकिन्स रहते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स रहते हैं, फिर कप्स रहते हैं और टैम्पून्स रहते हैं। टैम्पून्स और कप्स जो होते हैं वो आपको विजाइना में इंसर्ट करने होते हैं, और जो नैपकिन्स होते हैं वो आपको सिर्फ लगाना होता है विजाइना पे। नैपकिन का जो बेनिफिट है वो ये है कि नैपकिन इन्वेजिव नहीं है, अंदर कुछ इंसर्ट नहीं करना है, तो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। थोड़ा सा कभी कभी किसी को जिसको ज्यादा फ्लो होता है तो थोड़ा सा मैसी होने का उनको लगता है, या बार बार उनको चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से हाइजीनिकली अगर हम देखें तो नैपकिन्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे सूटेबल होते हैं, क्योंकि उनमें अंदर कुछ इंसर्ट नहीं करना होता। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, और खास तौर पे जिन लड़कियों को अभी शुरू ही हुआ है उनके लिए मेरे हिसाब से नैपकिन ही बेस्ट है। 17-18 साल के बाद में अगर वो चाहें और ऐसा समझें तो वो टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। टैम्पून्स जो होते हैं वो आपको अंदर विजाइना में इंसर्ट करने होते हैं, उसमें एक थ्रेड जैसा लगा रहता है, तो जितना भी आपको लगता है कि वो अब फिल हो गया है उसके बाद में आपको डिस्पोज कर देना होता है। तो उसका बेनिफिट यही रहता है कि बाहर आपकी लीकेज नहीं होती। इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल कप्स जो होते हैं वो 2-3 अलग अलग साइजों में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और जैसा जिसकी जरूरत होती है, आमतौर पर जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है या जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिनका लेक्स विजाइना होता है, उन लोगों के लिए लार्ज साइज यूज होता है। बाकी जो यंग गर्ल्स होती हैं वो स्मॉल या मीडियम साइज यूज करें। जो लोग ये यूज करना सीख जाते हैं उनके लिए काफी कंफर्टेबल होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे इरिटेशन वगैरह भी होती है। तो इनके यूजेस किसके लिए कौन सा सूट करेगा वो आपके अपने पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो एक और कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि पीरियड सबसे ज्यादा आजकल की डेट में गड़बड़ हो रहा है, वो है पीसीओडी। पीसीओडी में अक्सर करके बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल और डाइटरी प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइज की लैक होने की वजह से या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से पीरियड अक्सर करके इरेगुलर या डिलेड होके आता है, या कभी कभी ज्यादा आता है। तो पीसीओडी एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड के गड़बड़ होने की। अब जो लास्ट में आप जानना चाहेंगे कि पीरियड रेगुलर कैसे रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका सबसे आसान तरीका यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, आपकी डाइट ठीक होगी, आपकी स्लीप प्रॉपर होगी, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स रेगुलर ही रहेंगे। पीरियड्स के बारे में हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी चेक करें। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम लगती है जो या पीरियड्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें मुझे, जिससे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिले कि मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो किस चीज के तैयार करूँ। If you like this video, then watch one of these videos next. Stay informed and stay healthy.